जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन डाउट होता है सबके दिमाग में, एसआईपी करें या फिर लमसम। हम में से आधों को तो पता ही नहीं होता कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म में कौन अच्छे रिटर्न्स देगा हमें वो भी नहीं पता होता। एक पॉइंट के बाद ये चीजें इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि लगता है यार कोई तो होना चाहिए था जो एक बार पूरी कहानी अच्छे से समझा दे। तो जी बस आज आपको ऐसा वीडियो मिल चुका है जहां पर ये बंदा आपको A to Z सब कुछ समझा देगा एंड इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो आप ये डेटा देख लो। अक्टूबर और नवंबर के महीने में पहली बार इंडिया से मंथली एसआईपीज को अगर आप मिला लो तो वो नंबर 25,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। यानी हर महीने म्यूचुअल फंड्स में जितने भी पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं उसको अगर आप जोड़ो तो 25,000 करोड़ की एसआईपी हो रही है हर महीने। बहुत ही बड़ा है ये फिगर। एंड अगर आप और आपके दोस्त अभी तक इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस नहीं हुए हो तो देख लो आप क्या मिस आउट कर रहे हो। ये नंबर आज 25,000 करोड़ है लेकिन हर साल इसने बढ़ते ही रहना है, तो देखना कहीं आप लोग पीछे ना रह जाना। एंड अगर आप सीरियस हो इन्वेस्टिंग को लेकर तो एसआईपी क्या होती है उसको समझते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इसके नाम में ही इसका मतलब भी है। जब आप एक रूटीन बना लेते हो कि आप म्यूचुअल फंड में हर हफ्ते में एक बार, हर 2 हफ्ते में एक बार या फिर हर महीने में एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। हमारे घर वाले जैसे पोस्ट ऑफिस में, बैंक में हर महीने आरडी करा करते थे जिसमें हर महीने कुछ पैसा बैंक की या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में इन्वेस्ट होता था, उसी तरह से एसआईपी भी काम करती है। बस यहाँ पर पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट को एसआईपी कहा जाता है। ये एसआईपी जब आप बनवा लेते हो तो महीने के जिस भी तारीख को आपने एसआईपी क्रिएट करवाई होती है उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपने हर हफ्ते की एसआईपी बनवाई होती है तो हर हफ्ते उसी सेम डे को आपके बैंक से पैसे कटेंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी झंझट नहीं है आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करने का। आप बस पैसे कमाओ, अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाओ, उसकी एक बार एसआईपी बनवा दो और हर महीने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। अब हमें एक आइडिया हो गया कि एसआईपी क्या होती है, तो समझ लेते हैं एसआईपी के फायदों को, क्योंकि यार फायदा नहीं होता है ना तो मजा नहीं आता है। तो एक एक करके एसआईपी के फायदों को समझते हैं। नंबर 1, ये आप में इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन लेके आता है, क्योंकि आपको पता है कि हर महीने आपके बैंक से पैसे कटने हैं तो आप उस पैसे को फालतू की जगहों पे स्पेंड नहीं करते हो। नहीं तो जिस दिन सैलरी आती है उस दिन मन करता है सब कुछ खरीद लो। वो आईफोन पसंद आया था वो खरीद लो, दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, कोई सेल आने वाली है तो उसमें वो शूज अच्छे लग रहे थे वो खरीद लो। पैसे खर्च करने के ऑप्शंस तो बेइंतहा होते हैं, इसलिए एसआईपी आप में एक डिसिप्लिन लेके आता है कि नहीं यार इतना पैसा हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट होना है, तो वो पैसे आप खर्च नहीं करते हो। सेकेंड एडवांटेज है एसआईपी में इन्वेस्ट करने का, कॉस्ट एवरेजिंग। सोचो जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड उस पैसे का क्या करता है, वो आगे उस पैसे से कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं। अब अगर आपने जिस महीने एसआईपी करी उसके अगले महीने स्टॉक मार्केट गिर गई तो क्या होगा? जिस कंपनी के स्टॉक्स आपके म्यूचुअल फंड ने खरीदे थे उनका प्राइस कम हो चुका होगा। तो अगले महीने जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका म्यूचुअल फंड उन्हीं स्टॉक्स को कम प्राइस पर खरीद पाएगा, जिससे ओवरऑल आपकी कॉस्ट एवरेज होके नीचे आ जाएगी, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स में तब इन्वेस्ट करा जब स्टॉक्स का प्राइस कम था, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट नीचे आ गई। फॉर एग्जाम्पल, पहली एसआईपी जब आपने करी तो म्यूचुअल फंड ने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उसका कंबाइंड प्राइस था 1,000 रुपए एंड अगले महीने जब आपने एसआईपी करी तो उन्हीं स्टॉक्स का प्राइस गिर गया था, तो अब उनका प्राइस है 900 रुपए। तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स का एवरेज प्राइस बना 1000 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2। आपकी इन्वेस्टमेंट का एवरेज प्राइस निकाल रहा हूं मैं, तो ये नंबर आता है 950। यानी पहले महीने जब आपने इन्वेस्ट किया हुआ था तो आपका एवरेज 1000 था एंड नेक्स्ट महीने जब मार्केट गिरी हुई थी तो आपने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा और आप तब भी इन्वेस्ट कर पाए जब स्टॉक्स कम दाम पर मिल रहे थे। तो यहाँ पर कॉस्ट एवरेज हो गई और गिरी हुई मार्केट में भी आपको फायदा हो गया। अब आप ये सोचोगे कि अगले महीने मार्केट गिरने की जगह मार्केट बढ़ गई तो आप हाई प्राइसेस पर एवरेज कर लोगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। इस चीज़ को हम अगले सेक्शन में विस्तार से समझेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे अगले एडवांटेज की तरफ। एसआईपी करने के बाद आपको रोज रोज मार्केट को ट्रैक नहीं करना पड़ता एंड स्पेशली जब आप अपनी जॉब करते हो या फिर अपना बिजनेस करते हो तो उसके साथ मार्केट को ट्रैक कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आपको रोज रोज चेक करना पड़ता है कब मार्केट बढ़ गई, कब मार्केट गिर गई,
क्या मैं मार्केट में अभी और पैसे डाल दूँ, क्या मैं मार्केट से पैसे निकाल दूँ। एंड मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों के चलते ना पर्सनल वर्क का भी लॉस होने लगता है। अगर आप अपने काम के चलते मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हो, देन SIP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड के मैनेजर की सारी टेंशन होती है अब कब किस स्टॉक में पैसे डालने हैं, कब किस स्टॉक से पैसे निकालने हैं, ये सब हेडेक उनकी है। आप बस हर महीने कंसिस्टेंटली SIP करते रहो एंड आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में सब कुछ एवरेज आउट होकर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। चौथा एडवांटेज होता है SIPs में इन्वेस्ट करने का कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। सपोज किसी महीने आप पे बहुत बड़ा खर्चा आ गया या फिर बिजनेस में आपका कहीं से पैसा आने वाला था, वो पैसा आया नहीं, एंड इन सब चीज़ों के चलते आप SIP की पेमेंट नहीं कर पाओगे। देन आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप SIP को पॉज कर दो एंड दोबारा से जब आपके पास पैसे आने लग जाए आप SIP को रिज्यूम कर दो। इस मामले में SIP फ्लेक्सिबल होती है। अब यार SIP के इतने गुणगान कर लिए हम लोगों ने, बट इसका एक दोस्त होता है लमसम, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप एक साथ बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास कहीं से खूब सारा पैसा आया एंड आपने उसको एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसे कहा जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। जनरली लमसम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से स्टार्ट होती है, बट किसी किसी फंड में कंडीशन अलग होती है, तो वहां पर आपको मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एंड अपर कैप कोई नहीं होती। यहाँ पर आप जितना मर्जी उतना पैसा इन्वेस्ट कर दो। बेसिक डिफरेंस ये है लमसम और SIP में। लमसम में आप एक ही बार में पैसे इन्वेस्ट कर देते हो और SIP में आप रेगुलरली पैसे इन्वेस्ट करते हो। अब थोड़ा सा लमसम के फायदों को डिस्कस करते हैं। लमसम का एक ही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपको पता है कि जिस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पॉइंट के बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ ऊपर ही जाएगी, तब आपको लमसम से फायदा हो जाता है। सपोज आपने 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करे एंड आपके इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई एंड उसके बाद मार्केट ऊपर ही चलती चली गई, कभी नीचे नहीं आई, तो इस केस में आपको लमसम से ज्यादा फायदा होता एज कंपेयर टू SIP। पर यहां पर लेट्स से जब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो उसके बाद मार्केट गिर गई, तब आपको SIP से जो कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल रहा था वो लमसम में नहीं मिल पाएगा। बिकॉज आपने तो सारे पैसे एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिए एंड SIP पे गिरी हुई मार्केट में भी आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा था, जिससे आपका प्राइस एवरेज हो जाता था। तो इस केस में SIP बेहतर रहती है लमसम से। देखा जाए तो लमसम इस प्रिडिक्शन पर बेस्ड है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगी एंड इन केस लेट से मार्केट नीचे चली भी गई तो आपके पास कुछ पैसा और रखा हुआ है जिसको आप दोबारा से लमसम करके इन्वेस्ट कर पाओ, जिससे आपका कॉस्ट एवरेज होता रहे। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया SIP के बारे में और लमसम के बारे में और उन दोनों के इंडिविजुअल फायदों के बारे में। अब आते हैं हमारे अल्टीमेट क्वेश्चन पे कि हमारे लिए SIP करना एक बेहतर ऑप्शन है या फिर लमसम, एंड उसके लिए आपको NAV का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। ये एक बार आप समझ लो, उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर ले जाओगे कि आपको SIP करनी है या फिर लमसम। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। जिस भी ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर या फिर उनके ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स की NAV चेक कर सकते हो। हर फंड की अलग NAV होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं ग्रो की वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आकर मैं किसी भी रैंडम फंड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फंड की डिटेल्स अगर मैं देखूं तो फंड की NAV देखने को मिलेगी। NAV का मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट अगर आपको खरीदनी हो तो उसका प्राइस क्या है। जैसे कि मान लो आज मैं रिलायंस का एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो उसके एक स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है वो मैं गूगल करके चेक करता हूँ। तो रिलायंस के एक शेयर का प्राइस आज की डेट में है 1266 रुपीज। एंड इसी तरह अगर आपको इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीदनी हो आज की डेट में तो वो हमें पता चलता है NAV से। इस फंड की आज की NAV है 111 रुपए के आसपास। तो अगर आप लेट से 5,000 रुपए आज इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो तो 111 रुपए के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड की आपको कितनी क्वांटिटी मिलेंगी उसके लिए 5,000 को 111 से डिवाइड कर देते हैं। आपको मिलेंगी इस फंड की लगभग 45 यूनिट्स। NAV का प्राइस हर दिन चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड ने किन कंपनीज में इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करा है उन कंपनीज का प्राइस बढ़ता है तो NAV का प्राइस भी बढ़ जाता है। एंड अगर म्यूचुअल फंड ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करा है उनका प्राइस कम हो जाता है तो NAV का प्राइस भी कम हो जाता है। इसलिए आप अगर इस चार्ट पर देखोगे तो इसको पहले मैं 1 ईयर पर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हर दिन NAV का प्राइस कैसे चेंज हुआ आपको वो दिख रहा है। पूरे साल NAV अप डाउन होती रही, कभी बहुत ज़्यादा गिर गई, फिर कभी वो रिकवर हो गई, एंड ऐसे करते करते पूरा चार्ट बनता है।
अब क्योंकि आपको एनएवी का कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये चार्ट एक्चुअली हमें क्या बताना चाह रहा है आप वो समझते हो, तो आपको एसआईपी और लमसम दोनों में से क्या बेस्ट ऑप्शन है ये समझने में बहुत आसानी होगी। उससे पहले आप ये समझ लो कि हम में से ज़्यादातर लोग एसआईपी करने वाले हैं बिकॉज हम लोग की मंथली इनकम आती है एंड हम रेगुलरली उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, कभी अचानक से हम लोग को वन टाइम बोनस आ जाता है कहीं से, या फिर बिजनेस में कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट हो जाता है हमारा, तब लोग लमसम इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एसआईपी करने वाले हो। इस चार्ट पर वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पर देखो, अगर आप एसआईपी करते इस म्यूचुअल फंड में तो आप कहाँ कहाँ पर बाय करते। एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा फोकस चाहिए मुझे, तो 100% फोकस यहाँ पे रखना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानता हूँ कि आपने 4 तारीख की एसआईपी बनवा ली, हर 4 तारीख को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट 1 ईयर में अगर इस चार्ट पर हम देखें तो आप कब कब इन्वेस्ट करते। पहली 4 तारीख होगी यहाँ पर, इस दिन लेट्स से आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ पर एनएवी थी 87.77, तो आपको म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स अलॉट हुई उसको कैलकुलेट करते हैं 5,000 डिवाइडेड बाय 87.77, तो आपको मिली होंगी इस म्यूचुअल फंड की 56.96 यूनिट्स। अगले महीने 4 तारीख को जब आपकी 5,000 की एसआईपी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप यहाँ पर कहीं बाय करोगे, 4 तारीख यहाँ पर है, तो आपने पिछली वाली एसआईपी से थोड़े से हायर प्राइस पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है क्योंकि इस महीने फंड की एनएवी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर आपको कितनी यूनिट्स अलॉट होंगी उसको कैलकुलेट करते हैं 5,000 डिवाइडेड बाय यहाँ की एनएवी को एक बार चेक कर लेते हैं 91.67, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 91.67 आपको अलॉट होंगी 54.54 यूनिट्स। अगर आप यहाँ पर देखो तो ऑटोमेटिकली जब एनएवी कम थी तो आपने उस फंड की ज़्यादा यूनिट्स खरीद ली। इस पॉइंट पर एनएवी कम थी एंड आपने जब इन्वेस्ट करा तो आपको फंड की 56.96 यूनिट्स मिली, एंड जब फंड की एनएवी बढ़ी हुई थी इस पॉइंट पर, तब जब आपने इन्वेस्ट करा तो आपको फंड की कम यूनिट्स मिली 54.54 यूनिट्स। यानी एसआईपी करने पर जब मार्केट बढ़ी हुई है तो सेम म्यूचुअल फंड की आप कम यूनिट्स खरीद रहे हो, और जब मार्केट गिरी हुई है तो उसी म्यूचुअल फंड की आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं। लमसम के केस में आपको टाइमिंग परफेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जगह लमसम कर देते और ठीक इस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करते जब म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरी हुई थी, तब आपके लिए लमसम बेहतर ऑप्शन होता, क्योंकि 5-5 हज़ार करके अगर आप इस पूरे टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करते वर्सेस अगर आप 1 लाख रुपए एक ही बार में ठीक इस पॉइंट पर इन्वेस्ट कर देते एंड उसके बाद मार्केट बढ़ जाती, तो ऑब्वियसली एसआईपी से ज़्यादा फायदा आपको लमसम में होता। पर यार सोचो, आपको उस समय कैसे पता होता कि मार्केट अब यहाँ से और नहीं गिरेगी, इसके बाद बस बढ़ती चली जाएगी मार्केट। देयर इज नो वे फॉर यू टू नो दैट, राइट। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपने इस फॉल से ठीक पहले इन्वेस्ट कर दिया होता ये सोच के कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगी, तब तो आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता। इस केस में अगर आपने एसआईपी करी होती, एक ही साथ लमसम में सारा पैसा ना इन्वेस्ट कर दिया होता, तो इस फॉल के दौरान भी आपके पास कुछ कैश होता जिसको इन्वेस्ट करके आप अपने प्राइस को एवरेज डाउन कर लेते। ओवरऑल एसआईपी और लमसम को अगर आप कंबाइन करके चलते हो तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। यहाँ पर मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ अपने पैसे, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको पसंद आए तो आप वही कर लेना, ना पसंद आए तो आप अपने हिसाब से कुछ सोच लेना। मुझे जितने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने होते हैं एसआईपी के थ्रू, मैं उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, एक 80% में और एक 20% में। ये जो 80% का पार्ट होता है इसको मैं नॉर्मली अपनी एसआईपीज में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिन भी म्यूचुअल फंड में मेरे को एसआईपी करनी होती है मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। बाकी जो 20% वाला पार्ट है इसको मैं लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। लिक्विड फंड्स लो रिस्क वाले फंड्स होते हैं जिसमें आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है ईयरली, जो कि एफडी के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि 1-2 दिन में आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है इस केस में आपके ऊपर। एक्चुअली एक एग्जिट लोड होता है जो अगर आप 1 हफ्ते में उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हो तो लगता है, बट 1 हफ्ते इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप पैसा निकालते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है। तो ये पैसा जो मैंने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, इसको मैं अपॉर्चुनिटी फंड की तरह मानता हूँ। ये वो फंड है जब मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, लेट्स से मेरे फंड की एनएवी बहुत ज़्यादा गिर गई, तब मैं उसमें लमसम कर देता हूँ इस फंड के थ्रू। आप अपने हिसाब से नंबर बना सकते हो कि आपको ये लमसम तब करनी है जब आपके फंड की एनएवी 10% गिर गई हो,
या फिर आपके फंड की एनएवी 15% गिर गई हो, वट एवर दैट नंबर इज फॉर यू, आप अपने लिए सोच लो। बट इस अप्रोच के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा अपने पैसों को होल्ड नहीं करना पड़ता और ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि अब मार्केट गिर गई है, अब इन्वेस्ट कर देता हूँ या फिर अभी होल्ड करके रखता हूँ अपने पैसों को। हर महीने मेरी एक SIP चलती रहती है जिससे मुझे कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता रहता है। और अगर लेट से किसी दिन कुछ बहुत बड़ा हो गया और मेरे फंड की NAV गिर गई, तब मैं लिक्विड फंड से पैसे निकालूंगा और फंड में लमसम कर दूंगा। आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि SIP से आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बट राकेश झुनझुनवाला सर की ये बात आप एक बार ध्यान से पढ़ना। डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न्स एक्सीडिंग 12 to 18% फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स। दिस इजंट अ गैम्बलिंग वेन्यू। थ्रू अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, I am confident of solid returns over 8, 10 or even 15 years. Avoid overestimating your abilities. SIP should be integral to everyone's saving strategy. इस लाइन को फिर से सुन लो। Avoid overestimating your abilities. Avoid overestimating your abilities. हम सबको लगता है कि हम मार्केट में वो पॉइंट पकड़ लेंगे जब मार्केट रिकवर करेगी एंड उसी पॉइंट पे हम लमसम कर देंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप गलत होते हो। इसीलिए SIP का अप्रोच कभी भी कंप्लीटली इग्नोर मत कर देना। जो कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा है वो आप SIP से लेते रहो, एंड अगर आपको लमसम करने का मन करता है तो एक फंड अलग रखो अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से, एंड जब भी कभी मार्केट में करेक्शन आता है तो आप उसको लमसम फॉर्म में इन्वेस्ट कर दो। बट मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू ही रखना। आई होप इस वीडियो से आपके SIP और लमसम को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेफ्ट साइड पे आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बटन मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय कौन सी 5 गलतियां लोग करते हैं वो आप यहां पर क्लिक करके देख लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।